हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओकुल इंडिया के सबसे अफोर्डेबल लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आइए अपने इस फुल कोर्स और एनवायरनमेंट बाय शंकर आईएएस एकेडमी को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। चैप्टर 26 जो कि इंस्टीट्यूशन एंड मेजर्स की बात करता है, इसको हमने पिछले पार्ट में स्टार्ट किया है और आज हम लोग जो है इसी चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे विद पार्ट 2। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी लोगों से एक बार फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो लोग इस कोर्स को, इस वीडियो सीरीज़ को फॉलो कर रहे हैं, जिनको ये पसंद आ रही है, वो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, कलीग्स के साथ, ताकि हमारे इन कोर्सेज़ का जो फ़ायदा है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। और बाकी जो लोग चैनल पर नए हैं, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मैं उन लोगों से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारी तरफ से जब भी कोई नया वीडियो पोस्ट हो तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँच जाए और वो बिल्कुल भी मिस ना हो। इस पूरी की पूरी वीडियो सीरीज़ का जो फुल कोर्स है वो हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल है, उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फुल कोर्स के फ़ायदे ये हैं कि सारे के सारे वीडियोस ऐड फ्री रहेंगे बिना किसी एडवर्टाइजमेंट के। साथ ही साथ चैप्टर वाइज नोट्स आप लोगों को जो है पीडीएफ के फॉर्मेट में वहाँ पर दिए जा रहे हैं, जिसको आप डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी सुविधा अनुसार जब भी चाहें उससे पढ़ सकते हैं या रिवाइज भी कर सकते हैं। तो उसके लिए करना क्या है, नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया हुआ है उस पर थ्रू आप जाके कोर्स में एनरोल कर सकते हैं और काफ़ी अफोर्डेबल रेट्स में ये कोर्स जो है आप लोगों को प्रोवाइड कराया जा रहा है। ठीक है, चलिए तो फिलहाल अपना जो डिस्कशन है हम इस चैप्टर 26 इंस्टीट्यूशन एंड मेजर्स को लेकर पार्ट 2 में उसे आगे बढ़ाते हैं। देखिए, सबसे पहले आज हम जिसकी बात करेंगे वो रहेगा नेशनल बैम्बू मिशन। ठीक है, बैम्बू मतलब क्या होता है? बांस। तो नेशनल बैम्बू मिशन क्या है? ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है जिसमें 100% कंट्रीब्यूशन यानी कि 100% जो योगदान है वो सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि केंद्र सरकार की तरफ से आएगा। ठीक है, इसको इंप्लीमेंट कौन कर रहा है? इसको इंप्लीमेंट किया जा रहा है हॉर्टिकल्चर डिवीजन जो है, दैट इज द डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड कोऑपरेशन इन द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। ठीक है, यानी कि जो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर है उसके अंतर्गत जो हॉर्टिकल्चर डिवीजन है वो इसको इंप्लीमेंट कर रहा है। बैम्बू मिशन एनविसेजेस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंट मिनिस्ट्रीज, departments and involvement of local people or initiatives for the holistic development of bamboo sector in terms of growth of bamboo। ठीक है, through increase in the area coverage। यानी कि इसमें क्या क्या करने की बात है? पहली बात तो यह है कि अलग अलग जो मिनिस्ट्रीज या जो मंत्रालय है या जो डिपार्टमेंट्स है उनको इंटीग्रेट करने की बात की जा रही है। ठीक है ना, और साथ ही साथ जो लोकल पीपल है उनको भी इन्वॉल्व करने की बात की जा रही है। और क्यों करना है? ताकि हम क्या कर सके कि जो बैम्बू सेक्टर है उसका होलिस्टिक डेवलपमेंट कर सके। और कैसे होगा? एक तो बात है कि जो बैम्बू की ग्रोथ है उसको बढ़ाना है। ठीक है, वो कैसे बढ़ाई जाएगी? एरिया कवरेज को बढ़ाकर, मतलब जितने एरिया में बैम्बू उगाया जा रहा है उस एरिया को बढ़ाएं। ठीक, दूसरा है उसकी यील्ड को इन्हेंस करें, यानी कि जो उसकी पैदावार है उसको बढ़ाएं। साइंटिफिक मैनेजमेंट के थ्रू मार्केटिंग ऑफ बैम्बू एंड बैम्बू बेस्ड हैंडीक्राफ्ट्स, बैम्बू जो है या उसके जो बने हुए हैंडीक्राफ्ट्स हैं उनको क्या करें? उनकी मार्केटिंग करें। ठीक है, और इसी क्षेत्र में जो है कुछ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को भी जनरेट किया जाए। तो ये सब चीजें अगर करेंगे तो बैम्बू का क्या हो सकता है, या जो बैम्बू सेक्टर है उसका क्या हो सकता है? होलिस्टिक डेवलपमेंट हो सकता है। इसके बाद इस मिशन के ऑब्जेक्टिव्स की अगर हम बात करते हैं तो देखिए वही चीजें लिखी हुई हैं यहाँ पर भी कि हमें ग्रोथ ऑफ बैम्बू सेक्टर को क्या करना है? बढ़ावा देना है, प्रमोट करना है। कैसे? थ्रू एन एरिया बेस्ड रीजनली डिफरेंशिएटेड स्ट्रेटेजी, यानी कि एरिया बढ़ाने की बात है और रीजनली डिफरेंशिएटेड है, मतलब हर एरिया में जिस तरीके की जरूरतें हैं, जिस तरीके की सुविधाएं अवेलेबल है, उस हिसाब से हमें वहां के एरिया को ध्यान में रखते हुए, रीजन को ध्यान में रखते हुए एरिया बेस्ड स्ट्रेटेजी यहां पर अपनानी है। ठीक, इसके बाद टू इंक्रीज द कवरेज ऑफ एरिया अंडर बैम्बू इन पोटेंशियल एरियाज, यानी कि जहां पर ऐसा किया जा सकता है वहां पर हम क्या करें कि अंडर बैम्बू जो एरिया है उसको बढ़ाएं। ठीक है, और सूटेबल स्पीशीज रहनी चाहिए जिससे हमारी जो यील्ड है, जो पैदावार है वो भी इनहेंस हो, वो भी ज्यादा हो। इसके बाद बैम्बू और बैम्बू से बने हुए जो हैंडीक्राफ्ट्स है उनकी मार्केटिंग को बढ़ावा देना है। इसके बाद बोला जा रहा है कि कन्वर्जेंस और सिनर्जी जो है स्टेक होल्डर्स के बीच में ये चीजें होनी चाहिए। कन्वर्जेंस का मतलब क्या होता है? कन्वर्जेंस का मतलब है कि वो सब एक ही दिशा में जो है काम करें, और सिनर्जी का मतलब है कि उनके बीच में क्या होना चाहिए? तालमेल होना चाहिए, सिंक्रोनाइजेशन होना चाहिए। ठीक है, और क्यों सब ये करना है? बैम्बू के डेवलपमेंट के लिए। इसके बाद टू प्रमोट, डेवलप एंड डिसेमिनेट टेक्नोलॉजीज थ्रू अ सीमलेस ब्लेंड ऑफ ट्रेडिशनल विजडम
एंड मॉडर्न साइंटिफिक नॉलेज, यानी कि इन दोनों चीजों का, यानी कि जो ट्रेडिशनल विजडम हमारी है उसका और जो मॉडर्न साइंटिफिक नॉलेज है, दोनों का एक ब्लेंड होना चाहिए, ताकि हम क्या कर सके, हम प्रमोट, डेवलप और डिसेमिनेट कर सके टेक्नोलॉजीज, यानी कि पुरानी जो चीजें हैं, जो पुरानी परंपराएं हैं उसका यूज करते हुए भी, और साथ ही साथ जो नई साइंटिफिक टेक्नोलॉजी है, जो नॉलेज है, उसका यूज करते हुए ये चीजें करनी है। ठीक है, इसके बाद एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जनरेट करने की बात की जा रही है स्किल्ड और अनस्किल्ड पर्संस के लिए। स्किल्ड मतलब जिनमें कौशल है या जिनमें थोड़ा सा कौशल की कमी है, स्किल की कमी है, उनके लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट करने की बात की जा रही है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो बेरोजगार युवा है, जो अनएम्प्लॉयड यूथ है, उनको इसमें सेक्टर में इन्वॉल्व करने की बात की जा रही है। इसके बाद इस मिशन की अगर हम स्ट्रेटेजी की बात करें तो वो क्या रहेगी, अडॉप्ट अ कोऑर्डिनेटेड अप्रोच कवरिंग प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग टू एश्योर एप्रोप्रिएट रिटर्न्स टू द ग्रोवर्स एंड प्रोड्यूसर्स, यानी कि हमें कोऑर्डिनेटेड अप्रोच अपनानी होगी जिसमें प्रोडक्शन भी शामिल हो, मार्केटिंग भी शामिल हो, ताकि जो हमारे ग्रोवर्स या प्रोड्यूसर्स यानी कि जो बैम्बू को उगा रहे हैं उनको प्रॉपर रिटर्न जो है वो मिल सके, यानी कि जितना वो पैसा खर्च कर रहे हैं उनको वापसी में वो चीज मिल सके। इसके बाद रिसर्च और डेवलपमेंट को हमें प्रमोट करना है, बढ़ावा देना है, किसका, जो जेनेटिकली सुपीरियर क्लोन्स है, कुछ सूटेबल स्पीशीज जो है जिनकी क्या होगी, प्रोडक्शन वगैरह, जिनकी यील्ड वगैरह ज्यादा होगी, तो उनके जेनेटिकली सुपीरियर क्लोन्स को हमें क्या करना है, उसके लिए हमें रिसर्च और डेवलपमेंट को बढ़ावा देना है, ताकि हमारा जो प्रोडक्शन है वो ज्यादा हो सके। इसके बाद एक्रिएज जो है उसको इनहेंस करना है। एक्रिएज का मतलब तो वही है कि जो एरिया अंडर दी बैम्बू कवर है उसको बढ़ाना है। ठीक है, फॉरेस्ट एरियाज में भी, नॉन फॉरेस्ट एरियाज में भी, एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ बैम्बू थ्रू स्पीशीज चेंज एंड इंप्रूव्ड कल्चरल प्रैक्टिस, यानी कि स्पीशीज को चेंज करके या कल्चरल प्रैक्टिस को अगर इंप्रूव करके हम प्रोडक्टिविटी को अगर बढ़ा सकते हैं, इनहेंस कर सकते हैं, तो वो भी करने की बात की जा रही है। इसके बाद पार्टनरशिप, कन्वर्जेंस एंड सिनर्जी को क्या करना है, बढ़ावा देना है, प्रमोट करना है अमंग R&D एंड मार्केटिंग एजेंसीज इन पब्लिक एज वेल एज प्राइवेट सेक्टर्स एट ऑल लेवल्स। इसके बाद जहां पर भी अप्रोप्रिएट हो, कोऑपरेटिव्स और जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स है उनको भी हमें प्रमोट करना है। क्यों, ताकि ये इंश्योर कर सके कि सपोर्ट और एडिक्वेट रिटर्न जो है वो फार्मर्स को मिल रहा है। कैपेसिटी बिल्डिंग और ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट को भी फैसिलिटेट करना है। इसके बाद नेशनल, स्टेट और सब स्टेट लेवल के स्ट्रक्चर बनाने हैं, ताकि ये इंश्योर किया जा सके, सुनिश्चित किया जा सके कि एडिक्वेट रिटर्न जो है वो फार्मर्स को मिल रहा है उनके प्रोड्यूस का, और जो मिडिलमैन है, मतलब जो बीच के बिचौलिए या जो दलाल होते हैं, उनको एलिमिनेट किया जा सके, जितना भी हद तक पॉसिबल है उनको एलिमिनेट किया जा सके, और फार्मर्स को जो है वो अपनी जो भी उनकी प्रोडक्शन वगैरह वो कर रहे हैं, जो भी वो बैम्बू वगैरह उगा रहे हैं, उसका जो एडिक्वेट रिटर्न है वो उनको मिल सके। ठीक है, तो दिस इज अबाउट द नेशनल बैम्बू मिशन। इसके बाद जो अगला यहां पर दिया गया है दैट इज कॉम्प्रिहेंसिव एनवायरमेंटल पॉल्यूशन इंडेक्स। ठीक है, अब ये वर्ड से ही आप समझ सकते हैं कि ये कुछ एनवायरमेंटल पॉल्यूशन यानी कि पर्यावरण प्रदूषण से संबंधित बात यहां पर की जा रही होगी। अब देखते हैं ये क्या है। कॉम्प्रिहेंसिव एनवायरमेंटल पॉल्यूशन इंडेक्स दैट इज CEPI एक रैशनल नंबर है जो करेक्टराइज करेगा एनवायरमेंट की क्वालिटी को एट अ गिवन लोकेशन। ठीक है, यानी किसी भी लोकेशन पे एनवायरमेंट की जो क्वालिटी है उसको ये कैरेक्टराइज करेगा, और एल्गोरिदम इसमें रहेगा सोर्स का, पाथवे का, रिसेप्टर का एंड वेरियस पैरामीटर, जैसे कि पॉल्यूटेंट की कंसंट्रेशन कितनी है, उसका ह्यूमन हेल्थ के ऊपर यानी कि मानव की जो सेहत है उसके ऊपर क्या असर पड़ता है, और उसका लेवल ऑफ एक्सपोजर हैव बीन टेकन इनटू कंसिडरेशन फॉर द कैलकुलेशन ऑफ पॉल्यूशन इंडिसेस ऑफ एयर, वाटर एंड लैंड। तो एयर, वाटर और लैंड तीनों के लिए ही इसमें पॉल्यूशन इंडिसेस जो है वो कैलकुलेट किया जाएगा। प्रेजेंट CEPI जो है उसका इंटेंशन क्या है, टू एक्ट एज एन अर्ली वार्निंग टूल, मतलब अर्ली वार्निंग टूल की तरह ये काम कर रहा है। इट कैन हेल्प इन कैटेगराइजिंग द इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स इन टर्म्स ऑफ प्रायोरिटी ऑफ प्लानिंग नीड फॉर इंटरवेंशन। यानी कि अब ऑब्वियस सी बात है, आप समझ सकते हैं कि ऐसा करने की जरूरत क्यों है। ऐसा करने की जरूरत इसलिए है कि जहां पर अगर ज्यादा पॉल्यूशन होगा तो फिर वहां पर जो है प्रायोरिटी के तौर पर यानी कि प्राथमिकता में फिर वहां पर काम किया जाएगा, है ना। तो इसलिए इस तरीके का इंडेक्स बनाने की बात की जा रही है। तो ये जो इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स है इसको इस CEPI के स्कोर के हिसाब से क्या किया जाता है, क्लासिफाई किया जाता है। जैसे कि 70 से ज्यादा का अगर जिसका CEPI होगा यानी कि वहां का स्टेटस क्या कहलाएगा, क्रिटिकली पॉल्यूटेड, यानी कि ये क्रिटिकली पॉल्यूटेड है। इसके लिए मेजर्स क्या उठाए जाने चाहिए, डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन एंड एप्रोप्रिएट रेमेडियल एक्शन। इसके बाद जिसका CEPI 60 से 70 के बीच में है यानी कि वो कैसा है, दैट इज सीवियरली पॉल्यूटेड, और वहां पर क्या किया जाना चाहिए, सर्विलांस किया जाना चाहिए और पॉल्यूशन कंट्रोल के जो मेजर्स हैं उनको इंप्लीमेंट किया जाना चाहिए।
और जहां पर CEPI का जो स्कोर है वो 60 से कम है, यानी कि उनका स्टेटस कैसा है, दे हैव अ नॉर्मल स्टेटस, और वहां पर एज सच कोई आपको प्रायोरिटी बेसिस पे कोई कदम उठाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसके बाद जो सेंट्रल और स्टेट पोल्यूशन के कंट्रोल बोर्ड है, उन्होंने IIT दिल्ली के साथ मिलकर CEPI को जो है इन्वायरमेंटल असेसमेंट ऑफ 88 इन्वायरमेंटल इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स अक्रॉस द कंट्री के लिए क्या किया, यूज किया, और ऐसे 43 क्लस्टर्स निकल के आए जिनका CEPI 70 से ज्यादा था 0 to 100 के स्केल में, और जिनको क्रिटिकली पॉल्यूटेड की कंडीशन में रखा गया है। ठीक है, ये फिर से मैं कहूंगा कि ये थोड़ा सा डेटा जो है वो पुराना है, तो आप इसमें इतना ज्यादा मत जाइएगा कि 88 करे और 43 पे जो है ये सब था। आपको ध्यान ये रखना है कि किस चीज के साथ उन्होंने मिलकर करा, यानी कि सेंट्रल और स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो है उसने IIT दिल्ली के साथ मिलकर इस तरीके का असेसमेंट किया है। ठीक है, इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन ऑफ द रेमेडियल एक्शन प्लान विल हेल्प इन पॉल्यूशन अबेटमेंट, यानी कि पॉल्यूशन की रोकथाम, प्रदूषण की रोकथाम में इस तरीके के जो रेमेडियल एक्शन या इंप्लीमेंटेशन होगा, ठीक है, मतलब जो रेमेडियल एक्शन का इंप्लीमेंटेशन होगा वो इस तरीके के पॉल्यूशन के अबेटमेंट में या प्रदूषण की रोकथाम में हेल्प करेगा, और एनवायरमेंटल क्वालिटी जो है उस तरीके के इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स की एनवायरमेंटल क्वालिटी और उसके सस्टेनेबल यूज को रिस्टोर भी करेगा। जो पॉल्यूटेड इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स या एरियाज हैं shall be further explored in order to define the spatial boundaries as well as the extent of eco-geological damages। ठीक है, यानी कि उनकी स्पेशल बाउंड्रीज कितनी, यानी कि कहां तक ये पोल्यूशन हो रहा है, साथ ही साथ इको जियोलॉजिकल डैमेजेस वगैरह क्या है, उनका असर कितना ज्यादा है, इसके लिए भी इसको फर्दर एक्सप्लोर किया जाएगा। इसके बाद देयर आर स्टिल सम एस्पेक्ट्स दैट नीड टू बी इम्प्रूव्ड, जिन एस्पेक्ट्स को इंप्रूव करने की जरूरत है उनमें क्या क्या चीजें शामिल है। पहला तो यह है कि पॉल्यूशन मॉनिटरिंग डेटा जो है उसमें कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। ठीक, दूसरी बात यह है कि सिलेक्शन ऑफ सैंपलिंग लोकेशंस फॉर द एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग, यानी कि एनवायरमेंट मॉनिटरिंग करने के लिए हम जो सैंपल्स कलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, मतलब उसकी लोकेशन क्या होगी, उसके लोकेशन को कैसे सिलेक्ट किया जाएगा, ये भी एक एस्पेक्ट है जिसको इंप्रूव करने की जरूरत है। इसके बाद कलेक्शन ऑफ डेटा ऑन एडवर्स इंपैक्ट ऑन ह्यूमन पॉपुलेशन, ठीक है, ह्यूमन पॉपुलेशन के ऊपर इसका क्या असर पड़ रहा है उसको लेकर डेटा कलेक्ट करने की जरूरत है। साथ ही साथ बाकी जो इको ज्योग्राफिकल फीचर्स के ऊपर क्या एडवर्स इंपैक्ट पड़ रहा है इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन की वजह से, उसको लेकर भी जो डेटा है उसके कलेक्शन को लेकर इंप्रूवमेंट की थोड़ा सा कुछ गुंजाइश यहां पर अभी भी मौजूद है। ठीक है, आई होप ये चीज भी आप समझ गए। इसके बाद अगला जो है दैट इज लाइटिंग अ बिलियन लाइव्स, दैट इज LABL। अब ये देखते हैं क्या है। LABL एक कैंपेन है बाय टेरी, दैट इज द एनर्जी एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये प्रमोट करता है, बढ़ावा देता है सोलर लालटेन के यूज को। ठीक, और स्पेशली ऐसे जो डिजाइन और मैन्युफैक्चर किए गए हैं ऑन अ डिसेंट्रलाइज्ड बेसिस, यानी कि सिर्फ और सिर्फ सेंटर से बन के नहीं आ रहे हैं, बल्कि जो डिसेंट्रलाइज्ड स्तर पर इस तरीके के सोलर लालटेन वगैरह बने हैं, डिजाइन हुए हैं, उनको प्रमोट करने की, उनके यूज को बढ़ावा देने की बात ये कर रहा है। ठीक है, LABL जो है has been able to engage with the government interventions under सर्व शिक्षा अभियान, मध्य प्रदेश रूरल लाइवलीहुड प्रोजेक्ट, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास निधि, इन सबके साथ गवर्नमेंट का इंटरवेंशंस बेसिकली इसमें देखा गया है, एंड हैज फैसिलिटेटेड द स्प्रेड ऑफ मोबाइल टेलीफोनी विद सपोर्ट ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये सब चीजें इसमें हुई है। LABL जो है हैज सक्सेसफुली एंगेज्ड द प्राइवेट सेक्टर एंड लीवरेज्ड कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो प्राइवेट सेक्टर के बेसिकली कंपनीज में जो CSR होता है, CSR का मतलब क्या होता है कि कंपनीज को अपना जो उनका प्रॉफिट होता है उसका कुछ परसेंट इस तरीके की सोशल एक्टिविटीज के लिए खर्च करना होता है, दैट इज नोन एज कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, तो प्राइवेट सेक्टर्स को भी इसमें इंक्लूड किया गया है और उनका जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला पार्ट है वो भी इसमें यूज हो रहा है। इसके बाद दिस इनिशिएटिव हैज द पोटेंशियल टू कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द रियलाइजेशन ऑफ द मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स। ठीक है, जो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स है उसको पूरा करने की तरफ भी ये इनिशिएटिव क्या कर सकता है, अपना योगदान दे सकता है, कंट्रीब्यूशन दे सकता है। कैसे? बाय इंप्रूविंग द एनर्जी एक्सेस फॉर द रूरल पुअर। जो रूरल पुअर है, हमने पहले भी ये चीजें पढ़ी है कि रूरल पुअर में क्या होता है कि वो लोग जनरली जो है हमारे फॉसिल फ्यूल्स का यूज करते हैं, केरोसिन वगैरह का यूज करते हैं, जो कि एनवायरमेंट वगैरह के लिए काफी ज्यादा नुकसानदायक है। तो अगर वो इस तरीके के सोलर लालटेन्स वगैरह यूज करेंगे तो उनको क्या है, खर्चा भी कम होगा और साथ ही साथ पॉल्यूशन वगैरह जो है वो भी कम होगा। इसके बाद फॉर्मेशन ऑफ मोर देन 100 विमेन लेड सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। ठीक है, 100 से ज्यादा सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बनाने की बात की जा रही है, जिनकी लीडर जो होंगी, जिनका नेतृत्व जो है वो किसी विमेन या महिला के द्वारा किया जाएगा। और साथ ही साथ 150 SHG जो है उनको स्ट्रेंथन करने की बात की जा रही है।
ये भी इस इनिशिएटिव के ही कुछ प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है। मतलब ये भी इसी इनिशिएटिव्स के क्या है, ये भी इसी जो इनिशिएटिव है उसी के कुछ और असर है कि ये सारी चीजें यहाँ पर की गई हैं। इसके बाद कैंपेन ने ये भी डेमोन्स्ट्रेट किया है कि किस तरीके से पब्लिक प्राइवेट पीपल की जो पार्टनरशिप है वो रूरल डेवलपमेंट की स्कीम को क्या कर सकती है, सपोर्ट कर सकती है, पर्टिकुलरली इन द एरियाज ऑफ हेल्थ, एजुकेशन, एनवायरमेंट एंड विमेन्स एम्पावरमेंट। इसके बाद कैंपेन हैज ड्रॉन सपोर्ट फ्रॉम पब्लिक सेक्टर यूनिट्स, जो PSUs होते हैं उससे भी इस कैंपेन को क्या मिला है, सपोर्ट मिला है, एंड कॉर्पोरेट से भी मिला है, अमंग इट्स वेरियस पार्टनर्स टू एड द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम एट द स्केल एट विच इट एग्जिस्ट टुडे। ठीक है, यानी कि जो प्रोग्राम है उसके एग्जीक्यूशन की बात, उसमें हेल्प करने के लिए PSUs का, कॉर्पोरेट का भी यहां पर क्या मिला है, साथ इनको मिला है। इसके बाद अगले प्रोग्राम की अगर हम बात करें तो दैट इज एन इको मार्क। अब ये देखिए क्या है, ये गवर्नमेंट स्कीम है ऑफ लेबलिंग ऑफ एनवायरमेंटल फ्रेंडली प्रोडक्ट्स टू प्रोवाइड एक्रेडिटेशन एंड लेबलिंग फॉर हाउसहोल्ड एंड अदर कंज्यूमर प्रोडक्ट्स विच मीट सर्टेन एनवायरमेंटल क्राइटेरिया along with quality requirements of the Bureau of Indian Standards for that product। ठीक है, यानी कि जो एनवायरमेंटली फ्रेंडली प्रोडक्ट्स हैं उनको एक्रेडिटेशन प्रोवाइड करने के लिए और उसमें लेबलिंग देने के लिए, ताकि वो हाउस होल्ड में या अदर कंज्यूमर प्रोडक्ट्स को यह मतलब उसको यूज कर सके, उसके लिए लेबलिंग करने की बात की जा रही है। ठीक है, और ऐसे प्रोडक्ट्स जो बेसिकली जो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स यानी कि जो BIS है उसकी क्वालिटी रिक्वायरमेंट्स को क्या करता है, पूरा करता है, मीट करता है, उसमें इस तरीके का इको मार्क हो सकता है। ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात कर ले टू रिकॉग्नाइज गुड एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस एज वेल एज इंप्रूवमेंट इन द परफॉर्मेंस ऑफ द यूनिट। तो जिसमें भी इस तरीके की परफॉर्मेंस, एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी या जिसमें परफॉर्मेंस क्या हो रही है, इंप्रूव हो रही है, उसमें उसको रिकॉग्नाइज करना, उसको मान्यता देने की बात इस प्रोग्राम के अंतर्गत है। ठीक है, एनी प्रोडक्ट विच इज मेड, यूज्ड और डिस्पोज्ड ऑफ इन अ वे दैट सिग्निफिकेंटली रिड्यूसेस द हार्म टू द एनवायरमेंट कैन बी कंसिडर्ड एज एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट। यानी कि एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट क्या होगा, कि कोई भी ऐसा प्रोडक्ट जिसको इस तरीके से बनाया जा रहा है, यूज किया जा रहा है या फिर डिस्पोज किया जा रहा है, जैसे कि एनवायरमेंट के ऊपर क्या हो, जो हार्म है, जो नुकसान है वो कम से कम हो रहा है। इस तरीके का अगर हम कोई भी प्रोडक्ट है तो उसको बोला जा सकता है एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट। ठीक, इसके बाद द प्रोजेक्ट जो है वो हेल्प करेगा किसको, कैपेसिटी बिल्डिंग में हेल्प करेगा, ट्रेनिंग करवाई जाएगी, है ना, सेमिनार्स वगैरह होंगे, वर्कशॉप्स होंगी, कॉन्फ्रेंसेज होंगे on the issues pertaining to the industry and environment interface. This would facilitate the change in attitude of the stakeholders and the industry on the need to support the proactive industry. तो ये सारी चीजें इसमें अंतर्गत की जाएंगी। इसके बाद अगला एक सिस्टम है दैट इज अर्बन सर्विसेज एनवायरमेंटल रेटिंग सिस्टम, दैट इज यूजर्स। प्रोजेक्ट को जो है UNDP दैट इज यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा फंड किया जाता है, एग्जीक्यूट किया जाता है बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट और इंप्लीमेंट किया जाता है टेरी के द्वारा, दैट इज द एनर्जी एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, इसके एम की अगर हम बात करें तो वो क्या है, टू डेवलप एंड एनालिटिकल टूल टू मेजर द परफॉर्मेंस। ठीक है, परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए एक एनालिटिकल टूल डेवलप करने की बात है विद रिस्पेक्ट टू डिलीवरी ऑफ बेसिक सर्विसेज इन लोकल बॉडीज ऑफ दिल्ली एंड कानपुर। तो दिल्ली और कानपुर को इसमें जो है पायलट सिटीज के तौर पर आइडेंटिफाई किया गया था और वहां पर जो भी बेसिक सर्विसेज की डिलीवरी हो रही है, ठीक है, उनकी परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए एक एनालिटिकल टूल बनाने की बात यहां पर की गई है। ठीक है, परफॉर्मेंस मेजरमेंट टूल जो है उसको डेवलप किया गया था थ्रू अ सेट ऑफ परफॉर्मेंट मेजरमेंट इंडिकेटर्स दैट आर बेंचमार्क्ड अगेंस्ट सेट टारगेट्स यूजिंग द इनपुट आउटपुट एफिशिएंसी आउटकम्स फ्रेमवर्क। ठीक है, तो इस तरीके के परफॉर्मेंस मेजरमेंट टूल जो है वो बनाए गए थे और उसी के तहत ये सारा का सारा जो मेजरमेंट वगैरह है वो किया जा रहा था अंडर दिस प्रोग्राम ऑफ यूजर्स। ठीक, इसके बाद अगला एक प्रोजेक्ट और है दैट इज बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन एंड रूरल लाइवलीहुड इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट, दैट इज BCRLIP। अब इसका एम देखते हैं, बायोडायवर्सिटी को कंजर्व करना है क्योंकि बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन तो लिखा ही है, और साथ ही साथ गांव में जो लोगों की आजीविका है उसको इंप्रूव करने की बात भी यहां पर कुछ की जा रही होगी। देखते हैं यहां पर क्या है। सबसे पहला तो यही है, कंजर्विंग बायोडायवर्सिटी इन सेलेक्टेड लैंडस्केप्स इंक्लूडिंग वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्टेड एरियाज, क्रिटिकल कंजर्वेशन एरियाज व्हाइल इंप्रूविंग रूरल लाइवलीहुड्स थ्रू पार्टिसिपेटरी अप्रोचेस। ऑब्वियस सी बात है कि रूरल लाइवलीहुड कैसे इंप्रूव होगी, जब उनका पार्टिसिपेशन बढ़ेगा, पार्टिसिपेटरी अप्रोच होगी तभी। ठीक है, फिर वही टर्म आ गया, देखिए जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, इसका डेवलपमेंट करने की बात है, इको डेवलपमेंट करने की बात है। कुछ स्टेट्स में आर मॉडल्स ऑफ न्यू अप्रोचेस टू प्रोवाइड बेनिफिट्स टू बोथ कंजर्वेशन एंड लोकल कम्युनिटीज। तो इससे क्या होगा कि कंजर्वेशन को भी फायदा होगा और लोकल कम्युनिटीज जो है उनको भी फायदा मिलेगा। द प्रोजेक्ट
इंटेंड्स टू एक्सपेंड टू अदर ग्लोबली सिग्निफिकेंट साइट्स इन द कंट्री। जो भी और सिग्निफिकेंट साइट्स है उनमें ये प्रोजेक्ट को बढ़ाने की बात की जा रही है, एक्सपेंड करने की बात की जा रही है। क्यों? ताकि जो लिंकेजेस हैं बिटवीन द कंजर्वेशन एंड इंप्रूविंग द लाइवलीहुड्स ऑफ लोकल कम्युनिटीज, उसको क्या किया जा सके, स्ट्रेंथन किया जा सके, उसको मजबूती दी जा सके। ठीक है। और ऐसी कम्युनिटी जो कि बायोडाइवर्सिटी रिच एरियाज के नेबरहुड में यानी कि उसके आसपास रहती है, और साथ ही साथ लोकल और नेशनल इकोनॉमी को भी बढ़ावा देने की बात की जा रही है। ठीक। प्रोजेक्ट जो है उसको इंप्लीमेंट किया जाएगा एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम के तहत, जिसमें 5 फाइनेंसर्स होंगे। एक तो आईडीए लोन होगा, जीईएफ ग्रांट होगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से कंट्रीब्यूशन होगा, स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से कंट्रीब्यूशन होगा, और बाकी जो बेनिफिशियरीज है उसमें भी क्या होगा, कंट्रीब्यूशन होगा, जिसमें लगभग 137.35 करोड़ रुपए का जो है वो क्या है, इसमें जो फंड वगैरह है वो आ गया है 6 साल के अंतर्गत। मतलब फिर से मैं कहूंगा कि ये डेटा जो है इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको ध्यान ये रखना है कि इसमें कहां से पैसा आ रहा है। तो 5 फाइनेंसर्स हैं, आईडीए का लोन है, जीईएफ की ग्रांट है, स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से पैसा आ रहा है, और जो बेनिफिशियरीज है वो भी इसमें पैसा दे रहे हैं। ठीक है। तो आई होप कि यहां तक आपको चीजें जो है वो बिल्कुल अच्छे से समझ में आ रही होंगी। तो चलिए इस लेक्चर को इतना ही रखते हैं। इसमें थोड़ा सा चीजें जो है वो और है, 1-2 प्रोग्राम के बारे में हमें और बात करनी है, उसको लेकर हम लोग अपना जो ये चैप्टर है उसको अगले लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे, और मोस्ट प्रोबेबली अगले लेक्चर में इस चैप्टर को हम लोग कंप्लीट भी कर लेंगे। तो कंटेंट रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमारा टेलीग्राम का जो ग्रुप है दैट इज ओकुल जीएस यूपीएससी डिस्कशन फोरम, इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप इसको टेलीग्राम में सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हैं। अपने जो भी डाउट्स, जो भी क्वेरीज है वो आप हमसे यहाँ पर पूछ सकते हैं, और अपने फीडबैक्स जो है हमारे कोर्सेज के रिगार्डिंग वो भी आप यहाँ पर जरूर दें। फुल कोर्स इस पूरे के पूरे वीडियो सीरीज का जो है वो वेबसाइट पर अवेलेबल है, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके थ्रू जाके आप कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। कोर्स को परचेस करने में या कोर्स को एक्सेस करने में अगर कोई भी आपको टेक्निकल क्वेरी आती है तो आप हमसे व्हाट्सएप के थ्रू इस नंबर पर, या फिर हमारी ओकुल हेल्प डेस्क की जो ईमेल आईडी है उस पर भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, दैट इज support@okul.co। बाकी अपनी कोई भी बात हम तक पहुंचाने के लिए आप हमें फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, लिंक्डइन पे और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। ये सारे लिंक्स भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो चलिए मिलेंगे अगले लेक्चर में। इस चैप्टर को हम लोग आगे बढ़ाएंगे और मोस्ट प्रोबेबली कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ध्यान रखिएगा। प्लीज डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।